आईएएस डिमोनेटाइजेशन के शीघ्रगामी और दूरगामी परिणामों पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि इनके परिणाम क्या हो। फिर ये अगले वीडियो में अभी जानने की कोशिश करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन की शुरुआत 20 साल पहले किन कारणों से हुई थी, जिसकी वजह से आज हमें डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। ये कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन जो है वो फरवरी से तैयारी करेगी, लेकिन इसका कुछ आर्थिक इतिहास है जो आपको समझने से पता लग जाएगा कि ये अभी की नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, ये 6 महीने की बात नहीं है, तो बड़ी पुरानी कारण है जिस वजह से आपको डिमोनेटाइजेशन की हमको आवश्यकता पड़ी। आइए अब सबसे पहले इसके सबसे जो प्रभाव है इसके बाद उन पर ध्यान दीजिएगा। पहला इफेक्ट आपके सामने आया है 14 नवंबर 2016 की इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक समाचार छपता है जिसके अनुसार भारत के जाली नोटों की राजधानी में काम ठप पड़ गया है। यह इकोनॉमिक्स टाइम्स की हेडिंग है। अंग्रेजी में इसे काउंटरफीट कैपिटल कहा जाता है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, देख सकते हैं आप। काउंटरफीट कैपिटल शब्द कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन भारत में इसका नाम है काउंटरफीट कैपिटल। ये पश्चिम बंगाल का मालदा जिला है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे विरोध भी वहीं से ममता बहन जी का विरोध आ रहा है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मालदा जिला पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से मिलता जिला है और यहां पर हर साल फेक करेंसी पकड़ी जाती है। आतंकवादी घटनाएं वहां से होती है। वहां की पैदावार अगर आप देखें तो सिर्फ अफीम है वहां की पैदावार। तो ये सबसे ज्यादा वहां पर परेशानी आ रही है। अब देखिएगा इसको, 2 करोड़ की फेक करेंसी पकड़ी गई अभी तक मालदा में, हर साल पकड़ी जा रही पिछले 10 साल से। और एक बात और कि आजादी से लेकर आज तक 3 साल 1961, 75 और 77 इन तीनों वर्षों के अलावा हमेशा ये कांग्रेस का संसदीय क्षेत्र रहा है। सीपीआई आए, लेफ्ट आए, कोई भी आए, लेकिन कांग्रेस का इस पर पूरा जोर रहा है। और 2011 में यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल राज्य डिस्ट्रिक्ट के लिए घोषित कर दिया गया। यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक में है इस समय। यहां पर अफीम की खेती होती है और 80% ऐसा माना जाता है कि भारत में आने वाली फेक करेंसी का रास्ता यही है। देखिए, भारत में फेक करेंसी आने के 4 रास्ते थे। एक श्रीनगर से, एक पंजाब से, एक नेपाल से और एक बांग्लादेश से। जो श्रीनगर से और पंजाब से आता है उस पर भारत ने बहुत हद तक रोक लगा ली है। नेपाल का रास्ता भी कुछ हद तक हमारे काबू में आया है, क्योंकि उसमें आने वाली सीमा हमारे हाथ में है। बंगाल में जो परेशानी है, बांग्लादेश की एक टेलीफोन कंपनी है ग्रामीण सेवा करके नाम से। वो ग्रामीण सेवा का नेटवर्क हमारे भारत की सेवा की सीमा के अंदर आता है, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारे यहां पर बांग्लादेश से आसानी से हो सकती है। इस वजह से यहां से जो पैसा फेक करेंसी का है वो इंडिया में आसानी से आ जाता है। अब ये फेक करेंसी 2 करोड़ की तो हर साल पकड़ी जाती है और 80% भारत में इतनी आती है। इसका आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितनी आती है, क्योंकि ना आंकड़ा पहले था, ना आ जा सकता, ना मिलेगा आपको। कुछ लोग समझते हैं कि भारत के अब जो नोटबंदी हुई है उसमें आंकड़ा आ जाएगा, उसमें भी आंकड़ा है, क्योंकि अधिकांश नोट जिनको पता है जाली है वो जला दिए गए हैं। वो बेकार बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वो जाली नोट जला ही दिए गए हैं। तो इसका कितना आंकड़ा था ये पता नहीं पड़ेगा, पर हाँ इसका इंपैक्ट कितना है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में एक आतंकवादी घटना हुई 26/11 को मुंबई में ताज होटल के ऊपर। उसके ऊपर 2008 में कैथी स्कॉट क्लर्क और एड्रियन लेवी ने किताब लिखी, उसका नाम था द सीज बुक। द सीज बुक के अनुसार उनका यह मानना है कि भारत में 164 लोगों की जान गई, 300 से अधिक घायल हुए और 120 बिलियन डॉलर का भारत का नुकसान हुआ, माने 70,000 करोड़ का। हो सकता है आप ये समझे कि 70,000 करोड़ का नुकसान कौन सा बड़ा है। 125 करोड़ की जनसंख्या में 164 लोग क्या होते हैं। एक तो एक भी जिंदगी बड़ी कीमती होती है, पहली तो मैं ये बात कहना चाहूंगा आपसे, कोई भी जिंदगी, पहली जिंदगी ही कीमती है। फिर 164 लोग मार दिए गए। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत बड़ी चीज जिसको आपको ध्यान देना है वो यह है कि इस पूरे काम के लिए आतंकवादियों का खर्चा आया कुल 25 लाख रुपए। मैंने कुल 25 लाख रुपए खर्च करके वो आपके देश के 164 लोगों को मार सकते हैं, 70,000 करोड़ का आपको डैमेज कर सकते हैं। तो आप समझते हैं 25,000 नोट का मतलब आपके पास 2500 नोट कुल होने चाहिए 1,000 रुपए। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज द डैमेजिंग इफेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज मेनी फोल्ड्स। इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहीं पर दूसरे स्टेज में मैं बताना चाहूंगा कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई है। कश्मीर में क्या हुआ आप उसका अंदाजा जानते ही हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने लोगों को बोला घर जाके आप पैसे मत बदलवाइएगा, लेकिन फिर भी कश्मीर के लोग जाके पैसे बदलवा के आए। जबकि कश्मीर के अंदर नॉर्मल टेंडेंसी है, जैसे हिमाचल के ऊपर वाले हिस्सों में वहां बर्फ पड़ जाती है सर्दियों में, जैसे अब पड़ चुकी है, तो लोग वहां
मतलब विनिमय नहीं करते, उनके पास सामान ऑलरेडी 6 महीने का घर में भर लेते हैं, तो उनको तो आवश्यकता भी नहीं थी, और फिर भी उन्होंने सामान जाके पैसा जाके बदला। कश्मीर के स्कूल्स खुल गए, बच्चों ने पेपर दे दिए, इतना, और पत्थरबाजी की घटनाएं सेना पर मर गई। आंतरिक गतिरोध जितना भी कश्मीर के ऊपर था वो सारा बंद हो गया। सबसे बड़ा कारण था इन नोटबंदी का। और ऐसा इंपैक्ट कश्मीर में कितने भी पैसे को आप लगा देते, कोई मिलिट्री सेवा इसको नहीं कर सकती, बिकॉज 25 साल से हम इस झगड़े को लड़ रहे हैं, आज तक नहीं हो पाया। ये पहली बार हो पाया। उसका मेन कारण था डिमोनेटाइजेशन। अब दूसरी बात, कश्मीर में आपने रिसेंटली सुना होगा बैंक रॉबरी हुई। कश्मीर में कभी आज तक बैंक रॉबरी नहीं हुई। कारण क्या था, वहां पर जाली नोटों से इतना काम आतंकवादियों का चल जाता कि उनको बैंक रॉबरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब उन्होंने पहली बार बैंक रॉबरी करी, क्योंकि नया नोट जब तक नहीं आएगा वहां के युवाओं को बहला फुसला नहीं पाएंगे, और तब तक हमारी भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाजी घटनाएं नहीं होने वाली है। दूसरा समझे हम नक्सलाइट एक्टिविटी। ये जो झारखंड का, उड़ीसा का जो नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, रांची के आगे का, उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। नवंबर 29 को, मतलब नोटबंदी के कुल 20 दिन बाद, आपने 470 नक्सलाइटें सरेंडर किया है। हालांकि उन्होंने बोला यह है कि आइडियोलॉजी खोखली है, लेकिन आइडियोलॉजी तो वही चल रही है पिछले 10 साल से। आज से पहले खोखली नहीं हुई, आज खोखली हो गई। लेकिन साथ में दूसरी बात यह है कि 42 लाख रुपए की कंडन गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर 42 लाख रुपए नोट अबैंडन पाया गया, सड़क पे गिरा पाया गया। और ये 42 लाख रुपए ये जेन्युइन करेंसी है, क्योंकि नक्सलाइट का पैसा वो लोगों से उगाते हैं हफ्ते में, तो उस उगाने के चक्कर में उनको जेन्युइन पैसा मिलता है। तो जेन्युइन पैसा भारत का, वो जो उनके पास पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू ऐसा कहा जाता है 5 से 6 हजार करोड़ के बीच में होगी, ये पैसा वो लोग अपना व्हाइट नोट नहीं बदल पाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ, इसीलिए 470 लोगों ने नवंबर 29 को सरेंडर कर दिया। इसी प्रकार से नक्सली गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी पाई गई है। 600 करोड़ तो अकेला कहा जाता है कि बस्तर जिले के अंदर पैसा है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो अखबारों में आए पड़े, इनके लिंक मैं आपको दे रहा हूं। अब टोटल 5,000 करोड़ के आसपास का पैसा है। मैंने आपको अभी अंदाजा दिखाया कि 25 लाख रुपए से मात्र 164 लोगों को मार के 70,000 करोड़ का डैमेज किया जा सकता है। तो 5,000 करोड़ से कितना डैमेज किया, 3-4 जिलों की पूरी प्रगति रोकी जा सकती है, जो आज तक इतनी रुकी हुई थी। इनफैक्ट नक्सली घटनाओं में कमी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, ये मत समझिए कि मैं डिमोनेटाइजेशन को बिल्कुल वकालत दे रहा हूं, लेकिन ये भी है कि वहां पर जो डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से भी सरेंडरिंग आगे बढ़ी है, लोगों ने सरेंडर किया। ये मैं आपको बताया। तो ये सारे जो इंपैक्ट आए हैं, ये इमीडिएट इफेक्ट आपको 1 महीने, हाँ भारतीय लोगों को परेशानी हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, जो कहीं के लिए हैं, जो भी हैं, लगभग 20 करोड़ लोग लाइन में लग चुके हैं अभी तक। लगभग 1.25 से 2 करोड़ लोग रोज लाइन में लगते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के जो इंपैक्ट जो भी लास्ट में आएगा, उसकी सफलता के लिए आप न तो मतलब प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि उनकी वजह से आई, न सरकार की वजह से आई। इनफैक्ट जो भारत का 100 करोड़ लोग जो सड़क पे खड़े हैं और शांति से खड़े हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात आपसे कहूं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने 1965, 64, 65 को देखा है, वो इस बात को मेरी मान सकते हैं कि पहली बार लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि PL 480 का गेहूं हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमको एक दिन खाना नहीं बनेगा। पूरे देश के होटलों में रात को खाना खाना बंद हो गया, खाना बनना बंद हो गया, लोगों ने खाना खाना रोक दिया कि गेहूं नहीं खाएंगे। पहली बार भारत में ये भावना पैदा हुई है, जिसके कारण लोगों ने कहा ये बुरा हो रहा है, लेकिन हमें तकलीफ है, लेकिन ये देश की अच्छाई के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं। ऐसा दैट इंडिया इज गेटिंग बेटर, ये भावना पिछले आजादी के बाद दूसरी बार इस बार आई है। तो वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द ऑल 125 इंडियंस। अगली बार मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसका आर्थिक इतिहास क्या रहा विमुद्रीकरण का, जिसके कारण भारत सरकार को विमुद्रीकरण करना पड़ा। कोई प्रश्न हो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।